सीधे रुक करते हैं राजदीप सरदेसाई, हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम थानवी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजय कुमार जी जाने माने सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। इन सब से हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं राजदीप सरदेसाई जी बता रही थी कि पानी पी पी कर सब कोस रहे हैं एक दूसरे को। गठबंधन क्या टूटा है, जैसे तलवारें बिल्कुल म्यान से बाहर आ गई हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई गुण नहीं है शरद पवार में, उनको नकारिए। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं दुश्मन नंबर 1 अब बीजेपी है। तो अब मतलब ग्लव्स जो कहते हैं उतार के बॉक्सिंग हो रही है और उस बीच जनता को वोट करना है। देखिए अंजना, लेकिन इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है क्योंकि ये चुनाव जो बन रहा है वो बन रहा है मोदी बनाम बाकी सब, और बाकी सब का वोट एक तरह से फिर डिवाइड हो सकता है। तो एक तरह से ये सोची समझी मुझे लगता है एक रणनीति थी बीजेपी की कि आप अपने दुश्मनों को कहिए आपको एक तरह से आप पर हमला करे, यानी इससे जो दुश्मन आपके हैं उनका जो वोट है वो कहीं बढ़ जाता है। उद्धव ठाकरे अटैक करते हैं मोदी पर, राज ठाकरे करते हैं, शरद पवार करते हैं। अब देखने की बात यह है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कल अटैक किया है नरेंद्र मोदी पर, बड़ा पर्सनल अटैक किया है, उसके बाद अगर चुनाव के बाद परिणाम में त्रिशंकु विधानसभा होती है तो क्या बीजेपी शिवसेना के साथ जाएगी या एनसीपी के साथ जाएगी? क्योंकि शरद पवार ने इतनी आलोचना नहीं की पर्सनल टर्म्स में मोदी की जितनी इस बार उद्धव ठाकरे ने की है। तो यह देखने की बात होगी। लेकिन मुझे लगता है इस रणनीति से विपक्ष को यानी नॉन बीजेपी जो पार्टीज है उनको नुकसान हुआ है। पर केंद्र में तो साथ है अभी भी। बिल्कुल, यही तो मैंने अभी कुछ दिन पहले हेडलाइंस टुडे पर नितिन गडकरी से यही पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना जाना चाहती है तो वो जा सकती है, अगर वो रहना चाहती है तो वो रह सकती है, लेकिन हम टॉलरेट नहीं करेंगे इस तरह के इंसल्ट्स, इस तरह की जो गाली गलौच हो रही है हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ। यानी बीजेपी सिर्फ मौका देख रही है। अगर चुनाव के बाद बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलती है तो मुझे लगता है वो शिवसेना को बाय बाय कहेगी। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती है तो शायद गठबंधन हो सकता है। तो अभी भी ऑप्शंस तैयार है। राजनीति में चुनाव के समय आप गाली गलौज करते हैं, लेकिन जिस तरह का अटैक उद्धव ठाकरे ने किया है उसके बाद मुझे लगता है एक कटुता आ गई है और कुछ बीजेपी नेता चाहते हैं कि अगर समझौता करना है तो चलिए एनसीपी के साथ करते हैं, शिवसेना को छोड़ ही देते हैं। ओम थानवी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजदीप जी आपके पास वापस लौटूंगी और कुछ सवालों के साथ, लेकिन ओम थानवी जी एक एक करके हम दिग्गजों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जो इस बार चुनावी दांव पर है। ये भी कहा नितिन गडकरी ने कि हम लाचारों की फौज नहीं है, ये वो संकेत देना। और एक बात ये भी कही कि मैं महाराष्ट्र नहीं आना चाहता। दो बातें मुख्य। देखिए वो तो इसलिए कि वो टेंटेड हैं, उनके ऊपर जिस तरह के आरोप हैं पार्टी उनको वहां पे नहीं ले जा सकती, वरना मुंह धोके तो वो भी बैठे ही थे। लेकिन एक बात है, 2-3 बार उन्होंने बार ये कहा कि मोदी को एक तरीके जैसे उन्होंने थोड़ा सा कम करके दिखाया है। राजनीति में ठीक कहा है कि चुनाव मोदी वर्सेज अन्य हैं, लेकिन खुद जो गडकरी बार कहते नहीं नहीं मोदी नहीं। कोई भी ये बड़े नेता जिनका अहंकार काफी ठेस पहुंच चुकी है जिसको, उसको ये मानने को तैयार नहीं है कि मोदी का कदम इतना बड़ा है कि उनके प्रदेश में अब चुनाव मोदी ही लड़ रहे हैं। वही सच्चाई है। लेकिन गडकरी ने बराबर इस बात को आपने देखा होगा इनकार किया है कि नहीं ये मोदी वर्सेज अन्य नहीं है और मोदी इतने महत्वपूर्ण नहीं है। उनके कहने का ये अपने आप में बड़ी वैसे अजीब बात थी। बिल्कुल। अनिल अंबानी की तस्वीरें आ रही है, जरा वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए अनिल अंबानी वोट डालने पहुंचे हैं, थोड़ा लेट उनके हिसाब से, क्योंकि यूजुअली अपने जॉगिंग ट्रैक्स में ही दिखते थे। सुबह जॉगिंग के लिए जब वो निकलते हैं, बड़े फिटनेस फ्रीक माने जाते हैं, फिटनेस के लिए निकलते हैं, उसी वक्त वो फौरन वोट डाल के आते हैं। बहरहाल अब तस्वीरें आ रही हैं, यानी 10 बजे के आसपास वो वोटिंग करें। संजय जी एक जल्दी से रिएक्शन आपसे भी मैं इस पर चाहती हूँ। आप तो स्पष्ट बात कर रहे हैं सुबह से ही और जो स्पष्ट बात, ये दिग्गजों की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि कहाँ पर कौन वोट करने, चाहे अजीत पवार हो, देवेंद्र फडणवीस हो, सबकी तस्वीरें, विनोद तावड़े आप देख रहे हैं, उधर कृपा शंकर सिंह हैं, सबकी तस्वीरें, एमजी वैद्य साहब दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, और सुप्रिया सुले सेल्फी खींच रही हैं। लेकिन युवाओं को भी सबसे ज़्यादा उत्साहित करने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने। लोकसभा में बड़े काम आए थे युवा। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि लोकसभा में इस 2014 के लोकसभा चुनाव में युवाओं ने सबसे ज़्यादा मतदान किया, अगर किसी भी वर्ग और किसी भी जाति के मतदाताओं के से तुलना करें तो, और उन्होंने बढ़ चढ़ करके बीजेपी के लिए वोट किया था। और नरेंद्र मोदी की जो अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी, कितने युवा उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, बड़ी तादाद थी, दूसरों की तुलना में बहुत बड़ी संख्या में युवा उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। मुख्यमंत्री तो वो नहीं मिलेंगे ना, मुख्यमंत्री तो कोई और ही होगा। मुख्यमंत्री कोई और होगा, लेकिन मोदी महाराष्ट्र और हरियाणा में अपने नाम पे वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपको भाजपा की सरकार
दोनों जगहों पे चाहिए। केंद्र में मैं हूं और राज्य में भी अगर भाजपा की सरकार आती है तो राज्य के लिए बेहतर है। बिल्कुल। राजदीप, बड़ी तस्वीर पर जरा आप पहुंचते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक ऐसे परीक्षार्थी हैं जो खुद इम्तिहान देने के लिए आतुर दिखते हैं। कोई चेहरा नहीं, ना हरियाणा में ना महाराष्ट्र में। मोदी मुद्दा, मोदी पतवार, वही खेवैया, सब कुछ तो खुद हेड ऑन लिया है उन्होंने। देखिए, मोदी तो मुद्दा बन गए हैं, लेकिन हम ये कहें कि केवल मोदी मुद्दा है, ये गलत होगा। मुझे लगता है बीजेपी ने महाराष्ट्र में वही रणनीति अपनाई है जो उन्होंने यूपी में अपनाई थी लोकसभा चुनाव में। मोदी ऊपर, मोदी का नाम ऊपर, नीचे लोकल लेवल अलायंसेस, एक राजू शेट्टी के साथ, अन्य छोटे छोटे दलों के साथ, आरपीआई के साथ, राष्ट्रीय समाज पार्टी के साथ, छोटे जो उन्होंने अलायंसेस किए हैं, उससे उनको लगता है लोकल लेवल पर फायदा होगा। और ऊपर आप मोदी को रखिए जो कहते हैं कि मैं गवर्नेंस और विकास की बात करूंगा। तो ये उनका मॉडल है, हरियाणा में हो और महाराष्ट्र में। और क्योंकि बिहार की तरह बाकी जो विपक्ष हैं वो एकजुट नहीं हुए हैं, उनका वोट शायद बढ़ जाए, ये बीजेपी की रणनीति है। तो मोदी हां जरूर एक ब्रह्मास्त्र है बीजेपी का, और इंदिरा गांधी स्टाइल, जैसे 70 के दशक में इंदिरा गांधी हर जगह जाती थी, उस तरफ मोदी को बीजेपी हर जगह ले जा रही है। लेकिन लोकल लेवल पर भी उनकी बहुत एक तरह से सोची समझी रणनीति है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजबूत करके ग्राउंड लेवल पर भी काम हो रहा है। तो मीडिया में मोदी का नाम है, लेकिन लोकल लेवल पर वर्कर भी काम कर रहा है, वर्कर उत्साहित इस बार लग रहा है। नहीं, चूंकि लोकल लेवल की आपने बात की है, तो एक और बड़ा दिलचस्प मुद्दा इस बार रहा है, जो भी लोग महाराष्ट्र में गए हैं और लोगों से बातचीत की है, मराठी वर्सेस गुजराती एक अंडर करंट दिखा। लगभग 18 से 20% वहां पर गुजराती स्पीकिंग है, 28 से 30% के आसपास मराठी स्पीकिंग है। इन दो राज्यों से आपका भी बड़ा करीब का रिश्ता रहा है, वास्ता रहा है। ये जो लोकल लेवल पर ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, जो विरोधाभास है, ये वोट में कैसे दिखेगा? देखिए अंजना, मेरा जन्म गुजरात में हुआ, अहमदाबाद में, लेकिन मैं हूं महाराष्ट्रन। सवाल यह है उसका कि बंबई में जरूर यह मुद्दा कुछ हद तक चल सकता है, यह भावनात्मक मुद्दा है, मराठी मानुस का मुद्दा, 36 सीटें जो बंबई की है वहां चल सकता है। लेकिन कुछ हद तक मुझे लगता है आज का वोटर, खास करके जो युवक वोटर है 18 और 23 साल के बीच, उसको ना गुजराती मराठी में ज्यादा नहीं पढ़ना है। वो चाहता है एक ऐसी सरकार जिसमें उसको नौकरी मिले। वो एक जमाने में जरूर आप मराठी मानुस पर पूरा एक तरह से मुंबई पर अपना कब्जा कर सकते थे, लेकिन आज की जो राजनीति है उसमें केवल मराठी मानुस का कार्ड खेल के मुझे नहीं लगता आप चुनाव जीत सकते। और यहां मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र में तो आप नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप मराठी मानुस का कार्ड खेलकर चुनाव नहीं जीत सकते। आज के भारत में आपको विकास का कार्ड खेलना पड़ रहा है, और यही दिक्कत आज शिवसेना और एमएनएस के सामने है, क्योंकि कई सालों तक वो केवल मराठी मानुस का कार्ड ही खेल रही थी। ये मराठी वर्सेस गुजराती मुझे नहीं लगता आज की दुनिया में चल पाएगा ज्यादा।